हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। हम सीखेंगे कि कौन सी कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी लिक्विड के ऊपर तैरता रहेगा और कौन सी कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। तो उन सभी कंडीशनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में कभी ना कभी आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि हमारी जो नीडल है यानी कि सुई है और हमारी जो सिप है दोनों ही आयरन से मिलकर बनी होती है। परंतु जब हम इन दोनों को पानी के ऊपर छोड़ते हैं तो हमारी जो नीडल है वो पानी के अंदर डूब जाती है, जबकि हमारी जो सिप है वो बड़े ही मज़े से पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि सेम मटेरियल से बने होने के बावजूद हमारी सुई है, नीडल है वो डूब जाती है, जबकि सिप है वो ऊपर तैरता रहता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बचपन में आपने एक खेल तो खेला ही होगा जिसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो आइस क्यूब है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी आइस क्यूब है वो तो खुद वाटर से मिलकर बनी है, फिर भी वाटर के ऊपर हमेशा तैरती रहती है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर इसी का आंसर छिपा हुआ है। तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको दोस्तों 2 गिलास पानी के लेने हैं, जिसमें जो पानी की जो हाइट है वो दोनों गिलास के अंदर इक्वल रखनी है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, 1 गिलास है उसको तो हमें रखना है रूम टेम्परेचर पर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जबकि दूसरा गिलास है उसको हम फ्रिज में रख देंगे, यानी कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको लेकर जाते हैं। तो क्या होगा भई? तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे ही हमारा जो पानी है वो बर्फ़ में बदल रहा है, हमारे इस गिलास के अंदर जो बर्फ़ है, बर्फ़ की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाता है। क्योंकि पहले हमने दोनों गिलास के अंदर जो पानी का जो हाइट है वो इक्वल रखा था, परंतु बर्फ़ बनने के बाद में हमारे जो सेकंड गिलास है, उसके अंदर जो बर्फ़ का वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आइस है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिज़न में, है ना? अब कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर दीजिएगा ताकि हम आर्किमिडीज़ का लॉ है उसको अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो दोनों गिलासों के अंदर पानी का वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि दोनों गिलास के अंदर जो वाटर है वो सेम लेवल तक भरा हुआ था। डेंसिटी इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों गिलास के अंदर जो हमने मटेरियल लिया है उसका मास भी इक्वल है। परंतु जैसे ही हमारा जो सेकंड गिलास है उसमें भरा हुआ जो पानी बर्फ़ में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है वाटर से। ठीक है ना? तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट ग्लास है, उसके अंदर जो पानी है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा या हमारा जो बर्फ़ है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे कि भई घनत्व है, वो पानी का ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिज़न में? आइस के कंपैरिज़न में। तो यहाँ पर एक कंडीशन आप समझ रहे हो कि कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तभी तैर पाएगी जब उसका घनत्व हमारा जो पानी है, उसके घनत्व से कम हो। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है कि कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तभी तैर पाएगी जब उस वस्तु का घनत्व हमारा जो पानी है उसके घनत्व से कम हो। ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ आर्किमिडीज़ का लॉ है वो हमें क्या बताता है। दोस्तों, ज़रा साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम कोई एक वस्तु है जिसको किसी लिक्विड में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, तो उस वस्तु के आकार की वजह से, उसके आयतन की वजह से, उस जार में से कुछ लिक्विड है वो बहकर दूसरे जार में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि हमारी उस वस्तु के द्वारा जो हटाया गया जो लिक्विड है, अगर उसका भार हमारे उस वस्तु के भार से ज़्यादा आता है, तो वस्तु पानी में तैरती रहती है। तो दोस्तों, इस जार में जो ये लिक्विड इकट्ठा हुआ है, ये हमारी इस वस्तु के द्वारा तो हटाया गया है, यानी कि वस्तु द्वारा हटाया गया हटाया गया जो द्रव है, उस द्रव का भार अगर हमारी वस्तु के भार से ज़्यादा आता है, वस्तु के भार से ज़्यादा आता है, तो हमारी जो वस्तु है वो तैरती रहेगी। इसी प्रकार से हमारी वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव है, अगर उसका भार हमारी वस्तु के भार से कम हो, इसे वस्तु के भार से, तो उस कंडीशन में हमारी जो वस्तु है वो क्या करेगी? डूब जाएगी। डूब जाएगी। तो ये 2 हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए हैं। इसके बेसिस पे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन-सी कंडीशन के अंदर हमारी वस्तु तैरती रहेगी और कौन-सी कंडीशन के अंदर वस्तु हमारी डूब जाएगी। हम नीडल और शिप वाले इस केस को फिर से समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी नीडल को किसी पानी में डालेंगे तो क्या होगा? हमारे इस नीडल के द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है, उसका भार हमारी जो वस्तु है, वस्तु के भार से क्या होता है? कम होता है। वस्तु के भार से यानी नीडल के भार से कम होता है। तो उसी कारण हमारी जो नीडल है वो डूब जाती है। ठीक है? परंतु जब हम शिप को देखते हैं तो क्या होता है?
हमारा जो सिप है उसका कुछ आकार है वो इस तरह से बना होता है, हमारा जो सिप है वो अंदर से खोखला होता है। उसकी वजह से हमारे जो सिप के द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है, सिप के द्वारा जो हटाया गया द्रव है, उस द्रव का भार है वो ज़्यादा होता है उस सिप के भार से, सिप के भार से। इसी कारण हमारी जो सिप है वो साइज में इतनी बड़ी होने के बावजूद भी पानी के ऊपर आराम से तैरती रहती है। ठीक है? अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सिप है हमारा उसका खोखला होने और हटाए गए जो द्रव है उसके अंदर क्या कोई रिलेशन है भी? देखिए, हमारा सिप है वो अंदर से खोखला होगा, तो क्या होगा उसका जो मास डेंसिटी है वो हमारी जो लिक्विड है, लिक्विड की मास डेंसिटी से कम हो जाएगी क्योंकि अंदर से खोखला है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो जहाज है, सिप है वो पानी के अंदर तैरता रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों कंडीशनें हैं वो फुलफ़िल हो रही है, तभी शिप है वो पानी के ऊपर तैरेगा, जबकि हमारी जो नीडल है वो पानी के ऊपर नहीं तैरेगी। अब दोस्तों इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक जार है, जिसमें कोई रो एल डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के अंदर हम बाहर से कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ डुबाने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है? और लिक्विड है वो भी इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर पढ़ा है अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, अपना बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, यानी कि उत्प्लावक बल क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमारा जो उत्प्लावक बल है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ बी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, और हम जानते हैं हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है वो बराबर होता है रो वी जी के बराबर। जहाँ रो क्या है, रो हमारी इस लिक्विड की मास डेंसिटी, और वी क्या है, वी हमने ये जो ऑब्जेक्ट माना है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, और जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। वी क्या है, हमारे इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जिसको मैं वी बी से डिनोट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा? तो दोस्तों जरा बताइए हमारी इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो आप कहेंगे भाई नेट फोर्स हमारा लगेगा, जो अपना अपथ्रस्ट फोर्स है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा जो एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना ही फोर्स लग रहे हैं। तो जरा इनकी वैल्यू रखते हैं। देखिए हमारा जो एफ बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, रो एल वी बी जी के बराबर, माइनस ऑफ यहाँ पर अपना आ जाएगा एम जी के बराबर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है उसको अगर हम डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, आप कहेंगे डेंसिटी की फॉर्म में रखेंगे तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो कितनी है। मान लेते हैं हमारी इस ऑब्जेक्ट की मास डेंसिटी है रो बी। ठीक है, रो बी। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे वी बी, तो हमारा जो मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो बी वी बी के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे नेट फोर्स बराबर आ जाएगा रो एल वी बी जी माइनस ऑफ रो बी वी बी, और साथ में आएगा जी। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा वी बी और जी है ये तो कॉमन आ गया, और अपना रो एल माइनस रो बी आ गया। ठीक है, तो इतना नेट फोर्स है यहाँ लग रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो रो एल है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जबकि रो बी है वो हमारी है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास में तीन कंडीशनें निकल कर आती है। तीनों कंडीशनों को हम जरा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी उसके अंदर हमारा जो रो एल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है रो बी से। सेकेंड कंडीशन है उसमें हमारा जो रो एल है उसकी वैल्यू कम है रो बी से। जो थर्ड जो हमारी कंडीशन है उसमें हमारा जो रो एल है उसकी वैल्यू बराबर है रो बी की। ठीक है, तीनों को समझ लेते हैं। अगर कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए जब हमारा रो एल है उसकी वैल्यू रो बी से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो नेट जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि हमारी वस्तु है वो तैरती रहेगी। ठीक है, जबकि सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमारा जो नेट जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि हमारा जो नेट जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो वस्तु है वो क्या करेगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी। हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसकी बात करें तो इसमें जब रो एल इक्वल टू रो बी करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वस्तु है वो क्या रहेगी, साम्यावस्था की स्थिति में ही रहेगी, साम्यावस्था की स्थिति में। अब दोस्तों जरा याद कीजिए जब हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट निकाले थे तो वहाँ भी हमने ये देखा था कि हमारा जो आइस है उसकी डेंसिटी हमेशा कम रहती है हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी से। तो ये मैच कर रही है ना कि कोई भी वस्तु तभी तैरेगी जब उस वस्तु की डेंसिटी है हमारे उस लिक्विड की डेंसिटी से कम रहे। ठीक है, डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारी वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर उसको हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों एक इम्पोर्टेंट केस और इसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर पूरा न डूबा होकर कुछ आंशिक रूप से डूबा हो। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है, हमारा जो उत्प्लावक बल है वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड के अंदर पूरा डूबा हो तो उस कंडीशन के अंदर उत्प्लावक बल कितना होता है, तो रो एल वी बी जी। जहाँ पर हमारा रो एल हमारी इस लिक्विड की डेंसिटी है, वी बी हमारे उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, और जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। दोस्तों अब जरा समझते हैं, जब हमारे ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ हो तो उस कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे। तो आप कहेंगे भाई हमारे ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो अभी भी एम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो अभी भी लगेगा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। परंतु हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है, हमारा जो उत्प्लावक बल है, हमारा जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितना लगेगा। तो देखिए अपथ्रस्ट फोर्स अभी भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए हमारा जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर होती है रो एल वी बी जी, जहाँ पर रो एल क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम को बता रहा है। तो यहाँ पर सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका लिक्विड में डूबा हुआ जो हिस्सा है उसका वॉल्यूम कितना है। मान लेते हैं इस लिक्विड में डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम कितना है, अपना वी आई मान लेते हैं। इस हिस्से का वॉल्यूम अपना है वी आई। तो इस कंडीशन में हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए एफ बी डेस है, ये बराबर आ जाएगा, देखिए लिक्विड का डेंसिटी कितना है रो एल, हमारा ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे वी आई, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है जी। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट पर जो अपनेट लग रहा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एफ बी डेस माइनस ऑफ एम जी। ठीक है। तो इन दोनों की जरा वैल्यू रखिए, हमारा जो एफ बी डेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी रो एल वी आई जी के बराबर, और हमारा जो एम जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है रो बी, इसका जो वॉल्यूम कितना था, आप कहेंगे वी बी और जी के बराबर। ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना है, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट है वो पार्सली अगर लिक्विड में डूबा है या पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, हमारी जो नेट फोर्स है वो इक्वल ही रहेगी। तो दोस्तों एग्जाम में आपसे किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए, हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा उत्प्लावक बल है वो उसी पोर्शन पर लगेगा जितना वो पानी में डूबा हुआ है। ठीक है। अगर वो पानी में पूर्ण रूप से डूबा है तो उस ऑब्जेक्ट का हम पूरा वॉल्यूम लेंगे। ठीक है। अगर आंशिक रूप से डूबा है तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट का जो आधा हिस्सा है उसका ही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।